बंधु नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह आर्य और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम कहते हैं हिंदी दिवस। आज हिंदी दिवस होने के कारण और मैं हिंदी का अध्यापक होने के कारण इस विषय पर आपसे खुल के चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जब हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि जो हमारी जो हिंदी भाषा है इसका विकास कहाँ से हुआ, इसका इतिहास क्या है, तो हमें हिंदी भाषी होने पर गर्व भी कहाँ होगा। क्योंकि कोई भी भाषा हुई, हर भाषा का अपना इतिहास होता है। इसी प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है इसका इतिहास मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हमारे जो देश की जो भाषा थी, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, इससे पहले हम भारत कहते, अब इंडिया कहते हैं, इससे पहले हम हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तान से पहले भारत कहते थे, भारत से पहले इसको आर्यवर्त कहते थे। सृष्टि की उत्पन्न होने के बाद में जब मानव सृष्टि हुई और पहल इस देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में जब ये ज्ञान आया, ये भाषा आई, वो ईश्वरीय ज्ञान वेदों के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय पूरे विश्व की जो भाषा थी वह भाषा संस्कृत थी, पूरे विश्व की भाषा संस्कृत। जब इस देश के अंदर मुगल नहीं थे तो वो भाषा ही नहीं थी, जब इस देश के अंदर ईसाई नहीं थे तो वो अंग्रेजी भाषा ही नहीं थी। क्योंकि आज से 1400 वर्ष पहले मुसलमानी भाषा, जिसको हम अरबी भाषा कहते हैं, 1400 वर्ष पहले दुनिया में नहीं थी। 2000 वर्ष पहले दुनिया में कहीं भी अंग्रेजी भाषा नहीं थी, ईसाईयत नहीं था तो भाषा नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि पूरे भारत की भाषा, पूरे विश्व की भाषा थी संस्कृत। इसीलिए इस भारत देश को विश्वगुरु कहा जाता था। समृद्ध होने के कारण इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सर्वप्रथम इस देश में जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और वैदिक संस्कृत जो थी उसमें वेद लिखे गए थे। इसके बाद में ये दो भागों में बटी, एक लौकिक संस्कृत हो गई, एक वैदिक संस्कृत हो गई। यानी एक शुद्ध संस्कृत थी जो वेद थी, वेद जिसमें लिखे गए थे। एक लौकिक संस्कृत थी जिसमें बिगाड़ उत्पन्न हो गया था, जिसमें परिवर्तन आने लग गया था। लेकिन वैदिक संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसमें वेद लिखे गए हैं। इसी कारण आज वेदों में कहीं मिलावट नहीं है। जब वेद लिखे गए थे तब से लेकर के आज तक वही वेदों में वही ओरिजिनल चीज है, उसमें कोई मिलावट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस भाषा का ज्ञान मिलावट करने वालों को नहीं था। लोगों ने भले ही सायण आदि, रावण आदि विद्वानों ने भाष्य वेदों का गलत किया हो, लेकिन भाषा वेदों में मिलावट नहीं कर पाए। लौकिक संस्कृत से जब आगे चल करके हजारों वर्ष, लाखों वर्ष आगे चल करके लौकिक संस्कृत का जब बिगाड़ प्रारंभ हुआ तो प्राकृतिक संस्कृत बनी, पाली संस्कृत बनी, लौकिक से पाली बनी, जिसमें पुराण लिखे गए। और फिर पाली भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा से प्राकृतिक भाषा का हुआ, और प्राकृतिक भाषा से और ये क्षेत्रीय तमाम भाषाएं पैदा हो गईं, और फिर जाकर के हिंदी का विकास हुआ, जो हिंदी अनेक भाषाओं का मिश्रण है, जिस पर आज हम गर्व करते हैं। बंधु, मैं यही बात कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो हिंदी का इतिहास जो है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इससे पहले हिंदी का इतिहास नहीं मिलता। 1000 वर्ष पहले जब इस देश के अंदर
मुगलों का आगमन हुआ। मुसलमान इस देश के अंदर आक्रांता के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में इस देश में आए और देश में अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय तक, इससे पहले संस्कृति भाषा थी। जब मुगल आ गए उस समय इस देश में लाखों गुरुकुल चला करते थे, गांव-गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, बड़े विश्वविद्यालय होते थे इस देश के अंदर, जिसको तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जिसमें हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी वहां रह करके अध्यापन करते थे। ये 1000 वर्ष पहले की मैं बातें आपको बता रहा हूं। महाभारत काल के बाद में बिगाड़ प्रारंभ हो गया और बिगाड़ होते 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 और आज से 1000 वर्ष तक वो उसका एंड होने लग गया, क्योंकि मुगलों ने सारे गुरुकुलों को बंद करवा दिया। सारे गुरुकुल बंद करवा दिए गए, सारे शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना बंद करवा दिया गया। कोई भी आचार्य जो थे, संत महात्मा हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। स्कूल बंद, गुरुकुल बंद करा दिए गए, पुस्तक, धर्म ग्रंथ वगैरह सब जला दिए गए। नालंदा जैसे और तक्षशिला जैसे और जो विश्वविद्यालय थे, ये सैकड़ों वर्ष तक जलते रहे। इतना जन हानि के साथ साथ और हमारे साहित्य का विध्वंस हुआ, जो इसका उद्देश्य था हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करना। 1000 वर्ष पहले जब मुगल आए तो उन्होंने, जब हजारों वर्ष, वो 1000 वर्ष से पहले संस्कृत थी, मुगल आने पर सारे स्कूल कॉलेज सब बंद करवा दिए गए। कुछ नहीं था तो निरक्षरता आने लग गई और 200, 300, 400 नहीं, 500 नहीं, 700 वर्ष तक, जब तक अंग्रेज यहां आए, इससे पहले तक इस देश में पूर्ण निरक्षरता थी। कोई ज्ञान नहीं था, हिंदी भाषा क्या कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं था। जैसे बोलते थे उसी को अपनी भाषा समझने लग गए और अनेकों भाषाएं इस देश में पैदा होने लग गईं, जो कि आज 22 भाषाओं के रूप में हमारे संविधान ने उसको दर्जा दिया है, जिसमें एक हिंदी भाषा भी है। सारे मैं विश्व की बात करूं तो सारे विश्व में भी इसी प्रकार से भाषाओं का विघटन होने प्रारंभ हो गया, जैसे भारत में हुआ। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इस समय हमारे देश के अंदर हिंदी भाषा का प्रचलन हो गया था। तो मुसलमानों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया कि हिंदू शब्द से हिंदी भाषा का नामकरण हुआ। और हिंदू शब्द कहां से आया? लोग कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा में जो बोलते थे, वह लोग हिंदू कहलाए थे, क्योंकि सिंधु से शब्द हिंदू बना। ये केवल हमें गुमराह किया गया है, ये सत्य नहीं है। जबकि हम गुलाम थे, गुलाम होने के कारण हमको गुलाम ना कह करके वे लोग हमें हिंदू कहते थे, क्योंकि उनके शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ था गुलाम, काफिर, निर्लज्ज, बेशर्म। आज भी डिक्शनरी देख सकते हो आप, भारतीय की 22 भाषाओं में से किसी भाषा में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलता, केवल अरबी भाषा में मिलता है, और जिसका अर्थ है गुलाम, काफिर। चूंकि हम गुलाम थे, मुसलमानों के हम गुलाम थे, और गुलाम हिंदू थे, और हिंदू गुलाम जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसका नामकरण हिंदू से हिंदी होकर के आया, जिसे हम भाषा के रूप में प्रयोग करते रहे। इस प्रकार इसका नाम हिंदी पड़ा। हमारे हिंदी साहित्य के, हिंदी जगत के बहुत बड़े विद्वान हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो हिंदी भाषा का जनक माने जाते हैं। उनके बाद में बहुत से साहित्यकारों ने, बहुत से इतिहासकारों ने हिंदी का विकास किया, हिंदी का शब्दकोश बनाए, और हिंदी का विशाल रूप हमारे सामने आ गया। इसलिए आज हम हिंदी भाषी हो गए। लेकिन हम कहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें गर्व हमारी संस्कृत पे होना चाहिए था, क्योंकि हमारी प्राचीनतम जो भाषा थी वो हमारी संस्कृत थी। हिंदी तो बेटी है,
किसकी? संस्कृत की। इसलिए बेटी से ज्यादा दर्जा माँ या नानी को दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है नानी को या माँ को। इसलिए संस्कृत को सम्मान आज हमारे देश में मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा। मैं यहां यही बात कहना चाहता हूं। बंधुओं, अंग्रेज चले गए और इस देश में हिंदी भाषा चल रही थी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में तमाम प्रकार के कॉन्वेंट खोल दिए गए, सारे स्कूल बंद थे, कॉन्वेंट खोल दिए गए, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी जब मिली हमें, तो आजादी से एक दिन पहले कुछ चाटुकार भारतीयों ने, नेताओं ने लालच में आकर के, पद की लोलुपता के कारण उन्होंने जल्दी से जल्दी सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहते थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया, जिसे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं, अर्थात सत्ता हस्तांतरण, जिसे हम कहते हैं ना कि देश हमारा आजाद हुआ। आजाद नहीं हुआ, देश आज भी गुलाम है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत हमको सौंपा गया देश है ये। आजादी तो उसे कहते हैं, स्वतंत्रता तो उसे कहते हैं जहां अपना तंत्र हो। जहां आज भी देश के अंदर 34,735 कानून अंग्रेजों के चल रहे हों, तो क्या हम स्वतंत्र हो सकते हैं? तो मैं बात कहना चाह रहा था, जब ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ तो अंग्रेजों ने सबसे पहली शर्त, बहुत सी सारी शर्त रखी थी अंग्रेजों ने, तो एक शर्त यह रखी कि आपके देश की भाषा अंग्रेजी रहेगी, जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान जैसे स्वीकार करेगा, और देश का नाम भी इंडिया रहेगा, भारत नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और चैलेंज के साथ भी कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान ने आज हमारे देश का नाम इंडिया संबोधित किया है, ना कि भारत। हम तो भारत, इसको अपने को सांत्वना देने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए हम भारत कह लेते हैं, लेकिन सारे सरकारी दस्तावेजों में, भारतीय संविधान में उसका नाम इंडिया है। तो इंडिया नाम दिया गया कि तुम्हारे देश की में का नाम इंडिया रहेगा, भारत नहीं रहेगा, और देश की भाषा रहेगी तुम्हारी अंग्रेजी। भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को, वो हिंदी को नहीं स्वीकारा जाएगा। तो आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर 70% लोग हिंदी भाषी होने के बावजूद भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। क्यों? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज यही है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, अर्थात सत्ता हस्तांतरण। सत्ता हस्तांतरण में शर्त रखी गई कि भारत को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आज भी नहीं है। इस हिंदी को, जिस हिंदी पर आप कहते हो ना, हमें गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हमारी भाषा हिंदी है। मैं भी हिंदी का अध्यापक होने के कारण इस सारी बातों को आपसे कह रहा हूं। सारे विश्व में मैं बात करूं ना, तो सारे विश्व में आज भी लगभग 30 देशों में हिंदी बोली जाती है, और इस देश के अंदर 70% लोग हिंदी भाषी हैं। फिर भी इस देश में भाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए 1949 में भारतीय संविधान में ये लिखा गया कि इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये तो परमिशन मिली, और 1953 से हम इसको हिंदी दिवस मनाते हुए चले आ रहे हैं, जो कि आज हिंदी दिवस है। क्योंकि हिंदी दिवस में ही हम हिंदी की बात कर सकते हैं, बाकी तो बात हम कर ही कहाँ सकते हैं, क्योंकि देश में 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं में एक भाषा हिंदी है, जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा आज भी नहीं दिया जा रहा। बंधु, मेरे कहने का तात्पर्य आज
तमाम बातों का यही है कि हम अपने को पहचान हैं। हम उम्मीद करते थे उन लोगों से कि हिंदी भाषा को कुछ महत्व दिया जाएगा, लेकिन आज राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होने के कारण हमें बड़ा दुख होता है। और हिंदी भाषा भी लुप्त होती जा रही है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी में ना जाने कितने अंग्रेजी के शब्द हो जाते हैं, कितने फारसी के शब्द हो जाते हैं, और ना जाने कितनी कितनी भाषाओं के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। बंधुओं, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद विचार करें। हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं और गर्व से कहें हमारी भाषा हिंदी है। बंधुओं, ये मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है। नहीं, हमारी एक आदर सम्मान और प्रभुत्व रखने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है, जिसको आज सरकारें संस्कृत को महत्व नहीं देना चाहती। सरकार प्रयास भी करती हैं तो देश के अंदर ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं जो संस्कृत को बढ़ावा देना नहीं चाहते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज हिंदी दिवस के रूप में हिंदी को समझें, हिंदी के महत्व को समझें। अंग्रेजी भाषा पर गर्व ना करें। अंग्रेजी भाषा, माना कि आप अब अंग्रेजी समझिए, लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी संस्कृत की बेटी है। जब हम बेटी का सम्मान करेंगे तो उसके पूर्वजों का सम्मान भी बढ़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।